साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं चंद्रा सर, टीम चंद्रा एकेडमी बिलासपुर की तरफ से 2023 मुख्य परीक्षा जो हाल ही में संपन्न हुआ है उसके संबंध में कुछ चर्चा करने आया हूं। और छत्तीसगढ़ भूगोल विषय जो इस बार नए प्रश्नों को लेकर आया था उस पर उसका उत्तर व्याख्या आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, परीक्षा खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों का मैसेज मुझे मिला, वार्तालाप हुआ, बहुत सारे लोग मेरे पास आए और कई तरह की चर्चा सबके बीच में होती ही और चर्चा हुई। इसमें कुछ लोगों का कहना था सर क्वेश्चंस कुछ नए थे, क्वेश्चंस अच्छे थे। कुछ ने कहा कि सर क्या होगा, तो मैं एक ही चीज कहूंगा, क्या होगा पर सोचना बंद करिए। आपने अपना 100% दिया, ये मुझे पता है। आपने अपना कर्म किया, अब आगे रिजल्ट को ऊपर वाले के हवाले छोड़ दीजिए। रही बात नए क्वेश्चंस आया, पैटर्न आया, कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सबके लिए बराबर स्थिति होती है। नए प्रश्नों को, नए पैटर्न को आप अपने समझ से लिखते हैं, इसलिए आपको लगता है यार ये सही होगा कि गलत होगा, पर यकीन मानिए सब अच्छा होता है। रिजल्ट जब आता है तो आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ मैं अच्छा लिखा था। इसलिए अभी उस पर ज्यादा मत सोचिए। उम्मीद करते हैं अच्छा पेपर दिया होगा आपने और निश्चित तौर पर रिजल्ट बेहतर होगा। आइए मैं आप सबके सामने छत्तीसगढ़ भूगोल पेपर 5 छत्तीसगढ़ भूगोल के प्रश्नों का व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस अप एंड डाउन थे। साथियों, एक विशेष चीज मैं हमेशा मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे राज्य भर के अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप केवल एक लिमिटेड सोर्स पर ही फोकस मत करिए, हमेशा अच्छी चीजें पढ़िए। इस बार छत्तीसगढ़ भूगोल में हम देख सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से डायरेक्ट प्रश्न उठाकर पूछे गए, सीधे सीधे प्रश्न आए वहां से, चाहे योजना हो चाहे क्रेडा की बात की जाए। मैं उस पर चर्चा करूंगा हाल ही में अभी एग्जाम में। लेकिन हमने एक चीज और देखा कि इस पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है, केवल रट के पास नहीं हुआ जा सकता, हमें तैयार रहना होगा अच्छे लेवल पर पढ़ने के लिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसको एक लेवल की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी अब इस लेवल पर करिए, कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़िए, केवल रटने के लिए मत पढ़िए किसी भी विषय को। ठीक, आप तैयार रहिए, बेहतर ढंग से पढ़िए। आइए मेरे साथ हम देखते हैं। ठीक, तो मैं आज छत्तीसगढ़ भूगोल का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। देखते हैं क्या डिमांड करता है पेपर जांचने वाला, कैसा आंसर लिखना चाहिए। यूं तो मैं हमेशा कहते रहता हूं कि आप डिमांड के हिसाब से आंसर लिखिए और प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर लिखिए। ऐसे कई प्रश्न हैं जहां लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं व्याख्या मेंस 2023 का भूगोल, छत्तीसगढ़ भूगोल की हम व्याख्या देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ भूगोल के प्रश्न आंसर कैसे लिखे होने चाहिए। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बेसिस पर भी प्रश्न आए उस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कैसे बनेगा वो क्वेश्चंस और उसका सही आंसर क्या होगा और आपको आगे उस लेवल पर पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे प्रश्नों के कौन कौन से प्रश्न आए हैं। और एक बात ध्यान रखें, आगे जो भविष्य में तैयारी करने वाले हैं वो भी इस पैटर्न को फॉलो करें और समझें कि आगे की रणनीति क्या होगी और आंसर पैटर्न क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलता हूं जब आप भूगोल का पेपर लिख रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कहाँ पाए जाते हैं। दैट मीन्स आर्कियन रॉक जो है, अगर भूगोल में किसी चीज का प्राप्ति का स्थान पूछा है, कहाँ पाया जाता है पूछा है, इसका मतलब आपको एक नक्शा बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाएंगे और आर्कियन चट्टान कहाँ पाया जाता है इस बात को हम बताएंगे। क्लियर है बात? ठीक, इस बात को हम बताएंगे आर्कियन चट्टान के माध्यम से। चलिए देखते हैं आर्कियन चट्टान छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो लगभग पूरे बस्तर में आर्कियन चट्टान पाया जाता है। बिल्कुल बताइए आप, आर्कियन चट्टान ऊपर से यहाँ पर ये पूर्वी उच्च भूमि में थोड़ा और यहाँ पर रायपुर सॉरी ये धमतरी दुर्ग गरियाबंद में पाया जाता है, यहाँ भी हल्का। ठीक है, आर्कियन चट्टान
पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। आर्कियन चट्टान पाया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर जसपुर में। अब बता दिए आर्कियन चट्टान कहाँ पाया जाता है, निश्चित तौर पर चित्र में आपको बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र में आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। कहाँ पाया जाता है पूछा है, हम उसी पैटर्न में ही लिख रहे हैं। ठीक, पहले हमने बता दिया क्योंकि हमारे पास जगह है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार है, हम विस्तार ही बता रहे हैं, सर्वाधिक। इसके प्रमुख क्षेत्रों को हम, या प्रमुख क्षेत्रों का विवरण निम्न है। ठीक, आपने नक्शा बता दिया है तो मैंने हेडिंग डाल दिया वितरण, और वितरण के बाद मैंने बताया कहाँ कहाँ पाया जाता है। दंडकारण्य पठार, ये लगभग संपूर्ण दंडकारण्य पठार में पाया जाता है। दंडकारण्य पठार आप बता सकते हैं। ठीक है, बीजापुर पूरा का पूरा सब में, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बैलाडीला पहाड़ी, इधर पूरी उच्च भूमि में थोड़ा कवर्धा तक इसका विस्तार है, आप बता सकते हैं। ठीक है, कांकेर मैं बता रहा हूं, बस्तर पठार बता रहा हूं, बस्तर पठार हमने बता दिया। इन सारी चीजों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कवर्धा बता सकते हैं आप, कवर्धा। ये जो मैं बता रहा था ये जो है ये दंडकारण्य के संबंध में थे। ठीक है, कवर्धा बता दीजिए आप। ठीक है, पेंड्रा पठार बता दीजिए, पेंड्रा लोरमी पठार बता दीजिए आप। ठीक है, हम कवर्धा बता सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पर थोड़ा महासमुंद बता सकते हैं। मतलब ये आपका आंसर का हिस्सा होना चाहिए, ये पैटर्न आपको दिखना चाहिए वहां पर, बिल्कुल। ठीक है, इस पैटर्न में आंसर लिखने से आपको नंबर मिलेगा। तो ये तो आर्कियन सेल समूह था, इसके बारे में हम बता देंगे। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इस क्वेश्चन को लेकर बहुत लोग परेशान हैं। ये 22 डिग्री अक्षांश है। चलिए मैंने इसको सुधार दिया, ये लिख दिया हमने 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर औसत मासिक न्यूनतम तापांतर किस अवधि माह में होता है। छत्तीसगढ़ में पूछ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पर समझने की आवश्यकता है। अगर आप प्रीलिम्स में डिटेल पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ में सूर्य की अवस्थिति और दिशा, तो भी ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। या आपको थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ होगी, ठीक, खगोल विज्ञान की समझ होगी, तब भी ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा। मतलब क्वेश्चन तो है भाई, एक लेवल का क्वेश्चन है और निश्चित तौर पर होने भी चाहिए। अधिकारी बनने जा रहे हैं आप, आइए देखते हैं। इस लेवल पर पढ़ने की जरूरत है, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए एकदम रट के ऐसे पास नहीं हो सकते आप। देखिए लेवल देखिए इस प्रश्न का। आइए इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहले हमें सूर्य और पृथ्वी की स्थिति को समझना होगा। ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में 3 रेखाएं हमेशा होती हैं। एक रेखा होता है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। एक होता है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और एक होता है मकर रेखा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है मकर रेखा। देखिए सूर्य की स्थिति हमेशा कैसे बनती है। सूर्य हमेशा, बिल्कुल ये सूर्य है, सूर्य की स्थिति ऐसे बनेगी। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमते रहता है। दिस इज अ सन, और
दो क्वेश्चंस आए हैं इस कॉन्सेप्ट से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए ध्यान से। सूर्य, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है, इसलिए सूर्य किरण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या को नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है, खैर उस पर नहीं जाते हैं अपन, मैं नॉर्मल सा इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। देखिएगा, यहां पर एक देश है भारत, ये एक देश है भारत, ठीक, और यही एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, ये छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक। कर्क रेखा को हम जानते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश, और बोला है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर। कुल मिलाकर वो छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, और 22 डिग्री रेखा के समानांतर जब जाते हैं तो ये लगभग लगभग पड़ता है आपका, ठीक है, बिलासपुर कोरबा रायगढ़ का रीजन से गुजरता है कर्क रेखा। खैर छोड़िए वो कहां से गुजरता है उससे मतलब नहीं हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, एग्जैक्ट कहां से गुजरता है ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, ठीक, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, समझना है क्वेश्चन। अब आते हैं, कई बच्चे हड़बड़ी में या तो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, समझे हैं तो कई लोग गलत करके आए हैं। तापांतर का मतलब सीधा सीधा आपने ताप समझ लिया है, लेकिन बोला क्या है, देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तापमान मासिक न्यूनतम मिनिमम, ठीक, और तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस किस महीना होता है, यह सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले समझिएगा, सूर्य की ये उत्तरायण की स्थिति, when the sun moves to the northern direction of the earth, सूर्य उत्तर की ओर चलता है तो ये उत्तरायण, ठीक, और सूर्य जब यहां से दक्षिण की ओर आता है तो ये हो जाता है दक्षिणायन, दक्षिणायन। अब समझिएगा बात को ध्यान से, सूर्य मकर रेखा पर होता है 22 दिसंबर को, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 21 मार्च को यहां होगा सूर्य, फिर ऊपर जाएगा और 21 जून को सूर्य यहां पर होगा। फिर सूर्य कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। एक्चुअली सूर्य मूव नहीं कर रहा है, पृथ्वी मूव कर रहा है, और पृथ्वी के संदर्भ में या पृथ्वी के सापेक्ष उसका डायरेक्शन ऐसे बदल रहा है कि एक बार सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, एक बार भूमध्य रेखा पर पड़ती है, एक बार मकर रेखा पर पड़ती है। यही स्थिति बारंबार होते रहती है, क्लियर है बात, ठीक। तो दक्षिणायन उत्तरायण, और यह है फिर नीचे आएगा 23 सितंबर, ये स्थिति है। अब समझिएगा बात को ध्यान से, क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट से अगर आपको पता है तो ये बनेगा, लेकिन दो चीज को ध्यान देना है यहाँ पर, मिनिमम और टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ में कुल मिला के वो 22 डिग्री पर बोले या 23 डिग्री पर बोले उससे कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में कब ठीक है, न्यूनतम तापांतर किस अवधि या माह में होगा, एक चीज ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूं। दिसंबर में जब सूर्य, ठीक है, दिसंबर में जब सूर्य आपसे दूर होगा, दिसंबर महीना में जब सूर्य आपसे दूर होता है, भारत छत्तीसगढ़ से दूर होता है, तब दिन का टेम्परेचर, धूप आता है तो टेम्परेचर तो बढ़ ही जाता है दिन का, ठीक है, 25-30 डिग्री। लेकिन हम अगर देखें रात का टेम्परेचर तो एकदम मिनिमम हो जाता है, मतलब तापमान में अंतर रहता है, पूरे महीना भर तापमान में अंतर रहता है, ठीक। धूप आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, भाई धूप तो लगती ही है, ठीक, लेकिन रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब तापांतर है। अगर मार्च और 23 सितंबर की बात करूं, यहां से सूर्य नजदीक है, यहां भी वही कंडीशन है, रात को हमको ठंड लगने लगती है, और दिन को देखते हैं मार्च और सितंबर महीना में तो गर्मी रहती है, ठीक। पर जब सूर्य आपके ऊपर होता है, यहां होता है सूर्य, और सीधा भारत के ऊपर चमकता है, कर्क रेखा में सूर्य का होने का मतलब क्या, भारत और छत्तीसगढ़ भी कर्क रेखा पर है, सूर्य यहां सीधा चमकता है, तो जो सूर्य सीधा चमकता है, ठीक, तो तापमान अधिक हो जाता है, तापमान अधिक होता है, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, हम एक समान तापमान ऑब्जर्व करते हैं। रात को भी 45 डिग्री रहता है और दिन को वो 48 और 50 डिग्री रहता है, मतलब ताप में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये कौन से महीना है, तो मई जून का महीना है, तो हम एग्जैक्ट मान करके चलेंगे, ठीक है, जून का महीना, आप मई जून भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस अवधि माह में बोला है, हम एक्चुअली क्लाइमेट और जलवायु को किसी एक ही महीना के नहीं, आसपास के महीना को भी लेके चलते हैं, तो मई जून आपको मानना है,
क्लियर बात। तो एक चीज याद रखिए, अगर चाहे तो इस आंसर में आपको इस डायग्राम को बनाना होगा, साथ ही इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम तापांतर होता है वो किस महीना होता है। तो अपन लिख सकते हैं मई जून का महीना में क्या होता है, न्यूनतम तापांतर होता है मई जून का महीना में। ऐसा क्यों, मई और जून का माह में तापांतर क्यों कम होता है, न्यूनतम तापांतर, बार बार बोल रहा हूं, सबसे कम तापमान में अंतर, तापमान ठीक है में अंतर। क्लियर बात। अगर मान लीजिए ठंडी भी लग रही है और गर्मी लग रहा है तो तापमान ज्यादा हो गया, कोई भी ऐसा महीना जिसमें ताप में अंतर ज्यादा नहीं होता है। अगर गर्मी लग रहा है तो पूरा गर्मी लग रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो। क्लियर है बात। इसके और दूसरा कॉन्सेप्ट भी है मेरे पास। तो एक मई जून का महीना जो ऐसा है जिसमें छत्तीसगढ़ में तापांतर न्यूनतम होता है, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है और भारत और छत्तीसगढ़ भी कर्क रेखा में स्थित है। अतः यहाँ तापमान सदैव महीने भर उच्च बना रहता है, इसलिए यहाँ न्यूनतम तापांतर होता है छत्तीसगढ़ के 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। मैंने कहा ना 22 डिग्री से लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, इस कर्क रेखा के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, कर्क रेखा के आसपास की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम तापांतर ये हो गया मई जून, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया आपको, कर्क रेखा पर स्थित है हमारा छत्तीसगढ़ और भारत, चूंकि जून महीना में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, इसलिए सर्वाधिक तापमान होता है और औसत तापमान एक बराबर बना रहता है पूरे महीने का। हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर। क्लियर है बात। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हमें लेना चाहिए। ये मेरे ठीक है चंद्रा एकेडमी टीम की तरफ से ये संभावित आंसर ये है। क्लियर है बात। ठीक, तो ये इसका आंसर हो सकता है मई जून। तो आप तैयार रहिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया। ओके एवरीवन, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये भी है, एक्चुअली क्या होता है मई जून के महीना में छत्तीसगढ़ में बारिश हो जाती है। ठीक, जून के महीना में हम देखते हैं बारिश हो जाती है। और जून के महीना में देखिए होता क्या है, जब छत्तीसगढ़ में जून के महीना में जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, आर्द्रता जब बढ़ जाती है बारिश के कारण, ठीक, तब भी यहाँ पर तापमान जो है वो एक जैसा बना रहता है। वो सूर्य के जो तापमान जो आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, जो टेम्परेचर उसको बाहर निकलने नहीं देती, एक आवरण बना लेती है, इसलिए तापमान समान बना रहता है। मतलब वातावरण में जब जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी, ह्यूमिडिटी अधिक हो जाएगी, ठीक है, तब भी तापमान एक जैसे बना रहेगा, तापमान में अंतर कम होता है। ये साइंटिफिक कारण है। तो मई और जून का महीना इस आंसर का, इस प्रश्न का सही जवाब है। एवरीबॉडी, चलिए उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आप तैयार हो जाइए छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को इस लेवल पर पढ़ने के लिए निश्चित तौर पर, और आपको इस लेवल पर अब जाके पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। दमऊ धारा की अवस्थिति और विशेषता। इस बार प्रश्नों में आप एक चीज तो कॉमन देखेंगे, हर चीज की अवस्थिति पूछा है, और सही बात भी है, भूगोल में पूछना भी चाहिए। ठीक, और नक्शा तो बनाना ही है, मैं बार बार बोला हूं। अवस्थिति जब भी पूछा, ठीक, फटाक से बिना देर किए आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना है। और यहाँ पर शक्ति जिला यहीं पर है, ये शक्ति जिला, यहाँ पर शक्ति जिला, बिल्कुल ये दमऊ दर्रा है। आप बता दीजिए शक्ति जिला में दमऊ दर्रा स्थित है। ठीक, ये है आपका दमऊ दर्रा, शक्ति दमऊ दर्रा शक्ति जिला में स्थित है। क्लियर है बात। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर हम थ्योरी में। थ्योरी लिखना चालू करेंगे और सीधा सीधा बोलेंगे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है डायरेक्ट अवस्थिति और विशेषता। हमेशा बार बार समझाता हूं मैं, अब जितने क्वेश्चंस में हेडिंग है उतने आपको आंसर दिखना चाहिए नीचे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा अवस्थिति, 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 तो अवस्थिति क्या है। ठीक, तो दमऊ दर्रा या दमऊ दहरा या दमऊ धारा जो है वह शक्ति जिला में अवस्थित है, दमऊ दहरा की पहाड़ियों में अवस्थित है। सिंपल सी बात हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शक्ति जिले के, शक्ति जिले के दमऊ दहरा पहाड़ी में अवस्थित है, दमऊ दहरा पहाड़ी में अवस्थित है। एक हो गया।
अवस्थिति खत्म हो गया, बिल्कुल पॉइंट लगा के अंडरलाइन करके। दूसरा पॉइंट में आते हैं विशेषता। विशेषता क्या क्या है दमोह दरहा में बताइए। दमोह दरहा जलप्रपात है एक प्रकार से, ठीक है, जलप्रपात है। राम, अच्छा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दमोह दरहा एक प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है जो पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बिल्कुल जगह है तो लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख दे रहा हूं। यह एक पर्यटन केंद्र है, ठीक है, चलिए लिख देता हूं मैं। यह एक पर्यटन केंद्र है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसकी निम्नलिखित विशेषता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है, यहां भी आप बता सकते हैं, वो आपके ऊपर, नहीं भी बताएंगे चलेगा। क्या क्या है ये देख लेते हैं दमोह दरहा में। तो अभी मैं बता रहा था यहां क्या है, जलप्रपात है, राम जानकी मंदिर है, राम जानकी जी का मंदिर है दमोह दरहा में, जानकी मंदिर है। दमोह दरहा में एक गुफा है, ठीक है, और ऋषभ देव की मूर्ति मिली है यहां से, ऋषभ देव की मूर्ति प्राप्त हुई। ये इतनी सारी विशेषताएं दमोह दरहा की, ठीक। चलिए आगे अगले क्वेश्चन इसमें आते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन की पर्यावरण वानिकी योजना क्या है बताइए। आप इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में जाएंगे, ठीक। वन से संबंधित जो योजना है उसमें पहला ही योजना है पर्यावरण वानिकी योजना। सिंपल सी बात है, आर्थिक सर्वेक्षण से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, और सरकार इस बार सेफ गेम भी खेली है कि भाई बाहर से क्वेश्चंस ना दिए जाए जिसमें विवाद हो। सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिक सर्वे में है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिया गया है, सही तरीका भी है, ठीक। चलिए इसलिए बोलता हूँ इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए आप। और ये जो मैं बना रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको चंद्रा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में या चंद्रा एकेडमी के मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन की पर्यावरण वानिकी योजना क्या है। चल देखते हैं आंसर इसका। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए लाया गया है। यह योजना लागू किस क्षेत्र में होती है, ठीक है, क्षेत्र तो याद रखिए किस क्षेत्र के लिए है, तो खाली शहरी क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों के लिए, किस क्षेत्र के लाया गया है, तो शहरी क्षेत्रों के लिए लाया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, शहरी क्षेत्रों के लिए लाया गया है, ठीक है। इसमें इस योजना में क्या प्रावधान है, चलिए आइए देख लेते हैं इस योजना में क्या प्रावधान है। तो इस योजना में प्रदूषण की समस्या को शहरी क्षेत्र से मिटाने के लिए, हटाने के लिए, प्रदूषण की समस्या को बचाने के लिए अलग अलग स्कीमों, अलग अलग तरकीबों का सहारा लिया गया है, उसी को हमको लिखना है, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्या लिया गया है। इसमें लिखेगा शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण से बचाने हेतु, ठीक है, शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए निम्न कार्य योजना है। निम्न कार्य योजना, आइए निम्न कार्य योजना को लिख देते हैं। कौन कौन कार्य योजना है, एक वृक्षारोपण है भैया, पौधारोपण हम बोल सकते हैं उसको, पौधारोपण पथ वृक्षारोपण, मैं हमेशा बोलता हूं थ्योरी लिखने के बजाय आप हेडिंग्स में चीजों को लिखिए तो जांचने वाला बेहतर ढंग से समझेगा। शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए ये स्कीम्स लाए गए हैं, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। अगला और लिख लीजिएगा,
पर्यावरण पार्क की स्थापना, पर्यावरण पार्क की स्थापना, ये हो गया कौन सा योजना का मतलब, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण वानिकी योजना क्या है, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना चाहिए। क्लियर बात। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं अपन और देखते हैं अगला क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ में पाल कछार मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी थोड़ा सा हटके है, अब कहाँ पाई जाती है पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ पाई जाती है, सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ में पाल कछार मिट्टी, आइए देखते हैं, नक्शा बना दीजिएगा। ये महानदी घाटियों के निचली तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है। तो सबसे पहली पाल कछार मिट्टी का क्षेत्र ये वाला है, ये वाला है पाल कछार मिट्टी का क्षेत्र, यहाँ पाई जाएगी। महानदी घाट और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में पाई जाती है पाल कछार, पाल कछार मिट्टी। आप नहीं भी बताएंगे नक्शा तब भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। पाल कछार मिट्टी, ठीक है, कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से कौन कौन से फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन दो पैटर्न में है, कहाँ पाई जाती है और कौन सा फसल। तो सबसे पहले कहाँ पाई जाती है उत्तर वितरण दे रहा हूं, वितरण। पाल कछार मिट्टी यह मुख्य रूप से महानदी और उसके नदी घाटियों में पाई जाती है, महानदी एंड उसके सहायक नदियों के निचले तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्षेत्रों में, ठीक है, पाई जाती है, क्षेत्रों में पाई जाती है। दैट्स इट, हो गया। अब आते हैं एक हेडिंग के बाद दूसरा, फसल कौन कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए फसल की अगर मैं बात करूं तो महानदी की और उसके सहायक नदियों के निचले तटीय क्षेत्रों में, इसका मतलब मैं अगर आपको एग्जाम्पल से बना करके दिखाऊं, ठीक, ये अगर ये महानदी है या कोई भी उसकी सहायक नदियां हैं, तो आप एक चीज है इस प्रकार से ये फैला होता है, ठीक है, ये ऐसे फैला हुआ है। तो निचले तट मतलब ये नदी का ये वाला तट में, ये वाला तट में हम देखते हैं, ये वाला तट में। और इमेजिन करिए यहाँ कौन कौन से फसलें ली जाती है, तो यहाँ तरबूज का फसल लिया जाता है, नदी के तटीय क्षेत्र में तरबूज लिया जाता है, ककड़ी का फसल लिया जा सकता है, तरबूज का फसल लिया जा सकता है, ककड़ी का फसल लिया जा सकता है। ठीक है, तो तरबूज ककड़ी या कहूं तो जायद फसलों के लिए यह क्या है, उपयुक्त है। अगर निचले तटीय क्षेत्र महानदी अपने साथ या नदी अपने साथ काप लाती है और आसपास के खेतों में भी जमा देती है, तो अपन धान भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, मतलब ये नदी के अंदर में नहीं, ठीक है, आसपास के तलहटी क्षेत्र में जहां खेत होते हैं नदी के बिल्कुल लगे हुए, वहां धान की फसल ली जाती है। यह लवण युक्त मिट्टी होती है, थोड़ी सी रेत की मात्रा होती है। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इसका जवाब। अगला है, फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार गोमार्डा अभ्यारण्य की अवस्थिति और पाए जाने वाले मुख्य वन्यजीव। अवस्थिति मतलब सीधा हमको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाता है। छत्तीसगढ़ का डायग्राम ऐसे बनाना, थोड़ा सा लगे छत्तीसगढ़ का नक्शा बना रहा है, जैसे कुछ भी लोग कुछ भी छाप के आते हैं वो मत करना, ठीक है भैया। यह है सारंगढ़ और यह है गोमार्डा अभ्यारण्य, लिख दीजिएगा सारंगढ़ गोमार्डा अभ्यारण्य, गोमार्डा अभ्यारण्य, ठीक है। अवस्थिति तो यहीं पर लिखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे बिल्कुल एक अवस्थिति अंडरलाइन, और कहेंगे हम यह सारंगढ़ जिला में, सारंगढ़ में, ठीक है, स्थित है, और सारंगढ़ में बरमकेला क्षेत्र के आसपास स्थित है, चल जाएगा। पाए जाने वाले मुख्य वन्यजीव, मुख्य वन्यजीव हैं इसके क्या, मुख्य वन्यजीव हैं, सबसे पहला तो यहाँ सोन कुत्ता पाया जाता है, सोन कुत्ता, ठीक, एक प्रकार से यह गोल्डन फॉक्स है, ठीक, लोमड़ी है, सोन कुत्ता पाया जाता है। और एक है यहाँ पर वन भैंसा, वन भैंसा, ये आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। और वन्य जीव भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रमुख वन्य जीव मैंने बताया। अगला पॉइंट पर आइए, अगला प्रश्न पर आ रहा हूं मैं, 7वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ में पूर्व पश्चिमी रेल कॉरिडोर का निर्माण किन क्षेत्रों में प्रस्तावित किया गया है।
पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर का निर्माण। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पश्चिम, ठीक, सिंपल से आंसर है, डायरेक्ट क्षेत्र पूछा है, क्षेत्र बताएंगे पूर्व पश्चिम। सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में रेल सेवा या रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पूर्वी पश्चिम, ठीक है, रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अब समय है, जगह है, तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, पृष्ठभूमि बना दीजिएगा, चल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। रेल कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर का, ठीक है, विकास किया जा रहा है। विकास पूर्वी, ठीक है, इसमें एक पूर्वी पश्चिम रेल कॉरिडोर भी है या प्रमुख है, बता दीजिएगा। ठीक, तो पूर्वी पश्चिम रेल कॉरिडोर का लंबाई, पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर का रेल कॉरिडोर की लंबाई, पहले लंबाई बता देते हैं, आइए कितना है लंबाई, ठीक है, की लंबाई है 153 किलोमीटर अराउंड, ठीक है, 1.36 किलोमीटर है। इसका विस्तार कहाँ से है, लंबाई के बाद हम इसका विस्तार बता देंगे। तो इसका विस्तार है गेवरा, उरगा, कुसमुंडा से पेंड्रा तक। अब डेस कर लेंगे सब में, से पेंड्रा तक, पेंड्रा तक, ठीक। ये भी इकोनॉमिक सर्वे से एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। तो ये रेल कॉरिडोर का निर्माण, पृष्ठभूमि थोड़ा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य में रेल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर प्रमुख है। इसका विवरण आप दे दीजिएगा, ठीक, या इसका क्षेत्र, विस्तारित क्षेत्र, यह बता दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। मुत्तेखड़ का जलप्रपात, ठीक है। अब मैं बात करूं मुत्तेखड़ का जलप्रपात की, ठीक है। मुत्तेखड़ का जलप्रपात की अवस्थिति देख लीजिए, फिर अवस्थिति पूछा है, ठीक है। तो जब अवस्थिति पूछा है तो हमें अवस्थिति पर जाना होगा और उसके लिए एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक। कहाँ है मुत्तेखड़ का, तो कोंडा गांव में है, ठीक। ये हमने बना दिया कोंडा गांव में, और ये बना दिया मुत्तेखड़ का, मुत्तेखड़ का जल प्रपात, ठीक। ये जगह का नाम है कोंडा गांव, कोंडा गांव। बिल्कुल आपको लाइन खींच के नक्शा के साथ इसको बनाना है। अब आते हैं अवस्थिति और विशेषता बताइए। तो अवस्थिति, अवस्थिति की अगर मैं बात करूं तो अवस्थिति क्या है इसकी, बताइए। दक्षिण छत्तीसगढ़ कोंडा गांव में स्थित है, दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार में कोंडा गांव में स्थित है, ठीक है। आप लॉन्ग लिख सकते हैं, मैं भी शॉर्ट लिख रहा हूं। कोंडा गांव में स्थित है, कहाँ स्थित है, कोंडा गांव में स्थित है। प्रमुख विशेषता, विशेषता, तो सबसे पहली विशेषता तो इसकी ये है, तो यह कुएमारी डोंगरी क्षेत्र में स्थित है। यह कुएमारी डोंगरी क्षेत्र में स्थित है, डोंगरी क्षेत्र में स्थित है। एक पॉइंट, नीचे से देखने पर यह जलप्रपात औरत के समान दिखता है, औरत के समान प्रतीत होता है, के समान प्रतीत होता है। और इसलिए मुत्ते और खड़का दो शब्द को अलग अलग संधि विकसित किया जाता है, मुत्ते प्लस खड़का। मुत्ते का यहाँ पर अर्थ है औरत, औरत, और खड़का का अर्थ है प्रवाह, ठीक। पर्याप्त है इतनी चीजें। आपको एक्स्ट्रा और मिले तो यहाँ पर आप इसकी विशेषता में और डाल सकते हैं। क्लियर बात। अत्यंत मनोरम है, बहुत सुंदर है, ऊपर से झरना गिरता है तो कलकल की आवाज मानो पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये सब इसकी विशेषता है जो आप लिख सकते हैं किसी भी जलप्रपात में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1 समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं, हम खंड 2 पर आ रहे हैं 4 नंबर के प्रश्नों पर, ठीक। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक, देखिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल फिर से सूर्य और की स्थिति पर आधारित है, अक्षांश देश की स्थिति पर आधारित है छत्तीसगढ़ में। ठीक, सामरी पाट और बैलाडीला पहाड़ी की ऊंचाई वाले जो प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चंस भारत में आ चुका है, ऊटी और शिमला वाला क्वेश्चंस। जस्ट उस क्वेश्चंस को इस बार कॉपी पेस्ट कर दिया है और छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों का नाम दे दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सामरी पाट बैलाडीला की पहाड़ी की ऊंचाई लगभग समान है, किंतु क्यों सामरी पाट जाड़े में बैलाडीला की पहाड़ी की अपेक्षा अधिक सर्द मतलब अधिक ठंडी और गर्मी में अपेक्षाकृत अधिक गर्म रहता है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल समझ रहे हैं, आपको अगर ठीक है अक्षांश रेखा की अच्छी समझ है, सूर्य की स्थिति की अच्छी समझ है, तो आप ये क्वेश्चंस बना लेंगे। निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में हम पढ़ते हैं, मैं प्रीलिम्स के क्लासों में इस बात को पढ़ाता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी और इंडिया जियोग्राफी में भी, दोनों में चीजें हैं, है ना, क्योंकि सूर्य की स्थिति तो सबके लिए बनती है, भारत के लिए भी और छत्तीसगढ़ के लिए भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। सबसे पहले आइए जानते हैं, ठीक है, कैसे बनेगी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, क्यों क्यों। तो डायग्राम के साथ जाएंगे अपन, सबसे बड़ा डायग्राम बनाएंगे। 3 रेखा जो अभी मैंने बनाया था वही रेखा यहां पर भी बनाएंगे। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ठीक, इसका नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर लाइन, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट मीन्स कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसका नाम है कौन सा रेखा, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। नॉर्मल मैं इन चीजों को अपने ठीक है, नॉर्मल इन चीजों को मैं प्रीलिम्स के क्लास में भी पढ़ाता हूं। ठीक है, और मुख्य परीक्षा का तो हिस्सा है ही, तो पढ़ते ही, स्थिति और विस्तार में डिटेल पढ़ना है भाई। मुख्य परीक्षा में लिखा है छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार, और उसी से संबंधित है ये प्रश्न। क्लियर बात। अगर आप नहीं पढ़ते डिटेल तो पढ़ना चालू करिए, अब ऊपर ऊपर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा ये सूर्य की स्थिति है, ये यहाँ पर सूर्य होता है, ये यहाँ पर सूर्य होता है, और यहाँ पर सूर्य होता है। 3 कंडीशन सूर्य के बनते हैं, सिंपल सी बात है। एक बार सूर्य उत्तर, सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होती है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया कि 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ होगा, ठीक है, और 21 जून को सूर्य यहाँ होगा। सूर्य जब उत्तर जाता है तो भूमध्य रेखा पर पड़ता है 21 मार्च को, ठीक है, और दक्षिणायन में होता है तो ये पड़ता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को, ठीक ठीक, 23 सितंबर को। अब देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, यहां पर है हमारा छत्तीसगढ़। अब मैं सीधा इंडिया का नक्शा नहीं बना रहा हूं, सीधा छत्तीसगढ़ का नक्शा बना रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। बिल्कुल, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, और यहां पर है सामरी पाट और ये है बैलाडीला की पहाड़ी, सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ी। अगर इसको मैं डिटेल करूं और बड़ा करूं अगर आपके लिए, ठीक, देखिएगा ध्यान से। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में भेजूंगा तो आप लोग तैयार रहेंगे इसके लिए। सूर्य, देखिए ये 2 पहाड़ियां आपको दिख रही है, ये है सामरी पाट, सामरी पाट, और ये है बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी है। इमेजिन करिए, पहला कंडीशन दिया है जाड़े में बैलाडीला की पहाड़ी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सर्द मतलब ठंडी, और गर्मी में अपेक्षाकृत, ठीक है, गर्म रहता है। क्यों, तो पहला कंडीशन को देखते हैं, गर्मी वाला। नंबर 1 कंडीशन, गर्मी में कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को जब स्थित होता है, ठीक है, और कर्क रेखा लगभग लगभग उत्तर छत्तीसगढ़ से गुजरता है, इस सामरी पाट के आसपास से होते हुए गुजरता है। इसका मतलब, ठीक, सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही है, और हमारा छत्तीसगढ़ का स्पेशली जो है सामरी पाट रीजन, उत्तर छत्तीसगढ़ जो है वो कर्क रेखा में स्थित है, अतः वहां भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, अतः सामरी पाट जो है अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा रीजन है, सूर्य से तुलना में कर्क रेखा से ये जो है बैलाडीला पहाड़ी की दूरी अधिक है, आप देख सकते हैं, इसलिए सामरी पाट अधिक गर्म होगा बैलाडीला पहाड़ी की तुलना में।
सिंपल सी बात है। दूसरा रीजन यहां है कि इस रीजन में अगर हम बात करें इस रीजन में वनों की अधिकता अधिक है बस्तर रीजन में। यह भी इस प्रदेश को ठंडा रखने में भूमिका निभाता है। तो गर्मी में बैलाडीला की पहाड़ी सामरी पाट की तुलना में इन दोनों रीजन्स की वजह से क्या होता है, कम गर्म होता है सामरी पाट की तुलना में, अतः सामरी पाट अधिक गर्म हो जाता है। लेकिन जो पहला कंडीशन मैंने बताया, ठीक है, कर्क सामरी पाट पहला रीजन मैं बता रहा हूं और यहां पर लिख भी रहा हूं आपके लिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 हमारे लिए है सामरी पाट कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, नजदीक स्थित है, नजदीक स्थित है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, मतलब मई जून की स्थिति में गर्म के महीना में, तो नजदीक होने के कारण सामरी पाट अधिक गर्म हो जाता है और बैलाडूला की पहाड़ी कर्क रेखा से दूर है, इसलिए वह सामरी पाट की तुलना में, ठीक है, कम गर्म होता है या ठंडा रहता है। सिंपल सी बात है। एक कंडीशन हो गया, नजदीक है इसलिए क्या होता है, गर्म होता है। दूसरा कंडीशन ये लिख लेंगे अपन, स्टेटमेंट होगा इसका। दूसरा कंडीशन पर मैं आ रहा हूं, ठंड में सामरी पाट अधिक ठंडा होता है बैलाडीला पहाड़ी की तुलना में। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, देखिए ठंड में obvious सी बात है, सूर्य कहां होगा, इमेजिन करिए सूर्य कहां है, 22 दिसंबर को है। और जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात भारत से जब दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, तब भारत में ठंडी पड़ती है। मैं और डिटेल पर नहीं जा रहा हूं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक, तापमान बढ़ते जाता है घटते जाता है, उस पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट आ रहा हूं पॉइंट पर। एवरीबॉडी अब देखिए, सूर्य जब भारत से दूर होता है अर्थात मकर रेखा पर चमकता है, तब जो है भारत में ठंड पड़ती है। अब देखिए ध्यान से, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो देखिएगा ध्यान से, सूर्य के नजदीक, सूर्य भारत से दूर है। अब देखिए, जब सूर्य की किरणें जाएगी तो सूर्य की किरणें पहले बस्तर के बैलाडीला पहाड़ी को प्राप्त होगी, पहले बैलाडीला पहाड़ी को प्राप्त होगी सूर्य की किरणें, कि सामरी पाट को प्राप्त होगी। अब बेस सी बात है, आप कहेंगे किसको प्राप्त होगी, पहले बैलाडीला पहाड़ी को प्राप्त होगी। इसका मतलब बैलाडीला पहाड़ी सूर्य से क्या है, नजदीक है। बैलाडीला पहाड़ी सूर्य से क्या है, नजदीक है। और सामरी पाड़ जो है सूर्य से क्या है, बहुत दूर स्थित है। अतः obvious सी बात है, जो सूर्य से जितना दूरी पर होगा वहां ठंड या टेम्परेचर यहाँ उतना ही क्या होगा, कम होगा, अर्थात वो ज्यादा सर्द होगा, ज्यादा ठंड होगा। अस कंपेयर बैलाडीला, बैलाडीला में सूर्य के विकिरण की मात्रा यहाँ ज्यादा मिल रही है, अतः बैलाडीला गर्म होगा। सामरी पाड़ जो है अधिक सर्द हो जाता है। ओके, तो सूर्य से दूरी के आधार पर ये सारी चीजें डिसाइड हो रही है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं और बैलाडीला को अधिक किरणें प्राप्त होती हैं और यहाँ कम किरणें प्राप्त होती, और ज्यादा दूर है सामरी पाट बैलाडीला के मुकाबले। इस कारण से, ठीक है, सामरी पाट अधिक सर्द और बैलाडीला कम सर्द होता है सामरी पाट की तुलना में। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन लिखेंगे अपन, ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर, ठीक है, सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब भारत में ठंड की स्थिति निर्मित होती है, या भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः यहाँ भारत और छत्तीसगढ़ में पूरे क्या होता है, ठंड की स्थिति होती है। ठीक, परंतु बैलाडीला की पहाड़ी छत्तीसगढ़ दक्षिण में है, जो सूर्य के थोड़ी नजदीक है एज कंपेयर टू सामरी पाट, और सामरी पाट सूर्य से अधिक दूरी पर है एज कंपेयर टू बैलाडीला पहाड़ी। अतः से अधिक दूर होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरण कम पहुंचता है, सूर्य की विकिरण कम प्राप्त करता है, सूर्य की किरणें देर से पहुंचती है, ठीक है, और सूर्य की किरणों का ताप उतना नहीं हो पाता यहाँ पर सूर्य, इसलिए क्या होता है, ये सामरी पाट सर्दी में अधिक ठंडी रहती है। और इस रीजन को ऐसे भी हम इस रीजन में, ठीक है, ज्यादा ठंडी स्थान है, मेन पार्ट भी वहीं स्थित है, पंडरा पार्ट भी वहीं स्थित है। तो आगे तैयार रहिए, मेन पार्ट और पंडरा पार्ट पर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
क्लियर है बात? तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, ये उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है, इसलिए सामरी पाट जो है बैलाडीला पहाड़ी की तुलना में अधिक सर्द हो जाती है। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दो कंडीशन मैंने यहां पर आपको बताया, सीधा चमकता है, इस कारण से जो थ्योरी मैंने बताया उसको यहां पर पुट इन करना है आपको आंसर में, दोनों कंडीशन को बताकर, और ये डायग्राम होना चाहिए साइड में। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हसदेव नदी अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए, हसदेव नदी अपवाह तंत्र। भाई देखिए, ऐसा अपवाह तंत्र तो छत्तीसगढ़ में हम नहीं पढ़ते हैं, पर याद रखिएगा हर एक नदी जिसमें कई नदियां आकर मिलती है वो एक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। निश्चित तौर पर हसदेव अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर हसदेव अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यही हमारा इंट्रो। ठीक है, हसदेव नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर, सहायक नदियों के साथ मिलकर मिलकर हसदेव अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। हसदेव अपवाह तंत्र का अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां एवं सहायक नदियां, ठीक, सहायक नदियां एंड विस्तार निम्न है, निम्न है। ठीक, क्योंकि 4 नंबर के प्रश्न में आ चुके हैं इसलिए हमको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। ओके एवरीवन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नक्शा बनाएंगे। नक्शा बना सकते हैं आप, क्योंकि अपवाह तंत्र का, ठीक है, वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है तो आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम बनाएंगे अपवाह तंत्र में, बिल्कुल बहुत तामझाम नहीं करना है नक्शा में। आप छोटा सा एक नक्शा बनाएंगे हसदेव नदी का। ये हसदेव नदी महानदी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको नदियां बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप केवल बता रहे हैं कि ये हसदेव नदी अपवाह क्षेत्र है। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया और लिख दिया हसदेव नदी अपवाह तंत्र। आप इतना बना देंगे आपका काम चल जाएगा। क्लियर है बात? ये लीजिए, ये क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो देखते हैं हसदेव नदी अपवाह तंत्र का वर्णन किससे बोला है। तो वर्णन में सबसे पहले हम बता देंगे विस्तार। हसदेव नदी अपवाह तंत्र का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में, ठीक, राज्य के, आप लगभग में लिखेंगे चलेगा, लग उत्तर क्षेत्र के आसपास है तब भी चलेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम बोलूंगा तब भी चलेगा, उत्तर पश्चिम में है। इसका विस्तार लगभग लगभग कहाँ है? ठीक है, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, कोरिया, कोरबा, ठीक है, के आसपास, सूरजपुर नहीं, मतलब इतना बता देंगे तो काम चल जाएगा। ये 2-3 जिलों में इसका विस्तार है, ऐसा आप बता दीजिएगा। कोरबा, हसदेव अपवाह तंत्र का विस्तार, ठीक है, हसदेव अपवाह तंत्र का विस्तार आप ही बता देंगे। प्रमुख जिलों की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए सहायक नदियां। सहायक नदियां, कौन कौन सहायक नदियां हैं भैया हसदेव को? ठीक, आप चाहें तो एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम जैसे कि जानते हैं। ठीक है, हिरण नदी है, जटाशंकरी है, जटाशंकरी रिवर है, ठीक है, हम जानते हैं। उतेन नदी बोलते हैं, उसी को टेन नदी बोलते हैं, ठीक है, और बोलते हैं गज है। तो ऐसी कई नदियां हैं जिसके बारे में आप बता दीजिएगा, काम चल जाएगा।
क्लियर है बात? जितनी नदियां आपको याद हो, मैं इंस्टेंट में भी इतना नदी आपको दे रहा हूं। एवरीबॉडी, इतना बताने के बाद हमको कहना चाहिए, चूंकि हसदेव नदी अपवाह तंत्र का उस क्षेत्र के लिए कोई तो योगदान होगा। हसदेव नदी अपवाह तंत्र, ये नॉर्मल निष्कर्ष लिखे और कह दीजिए हसदेव नदी अपवाह तंत्र उस क्षेत्र में मानव बसाहट और कृषि, सिंचाई या कृषि क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, यहां पर हम बोल सकते हैं हसदेव रिवर, हसदेव नदी, या आप बोल सकते हैं हसदेव अपवाह तंत्र उस क्षेत्र में मानव बसाहट एंड कृषि, सिंचाई एंड जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑब्वियस बात है, हसदेव नदी में मिनी माता ताप विद्युत संयंत्र है, आप उसका वर्णन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है विद नक्शा के साथ, हसदेव नदी अपवाह तंत्र, और हमने विस्तार बताया, प्रमुख सहायक नदियां बताया और उसका योगदान लिखा। अगर आपके पास और जगह है तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं योगदान, ठीक है, या नहीं बोलना चाहता आप क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, महत्व। बिल्कुल ठीक है, आप बता सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में जब छोटा प्रश्न आता है तब आपको योगदान, महत्व, विशेषताओं को लिखना होता है। ओके एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं, हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए इस क्वेश्चंस में कई लोग कंफ्यूज हैं। मैं हमेशा बोलता हूं प्रश्न की समझ, पहले प्रश्न को पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग के बाद आप आंसर लिखने जाइए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का वितरण, ठीक है, वितरण की बात कर रहे हैं, एक हेडिंग ये हो गया वितरण, व एंड फसल चक्र के अंतर संबंध को समझाइए। फसल चक्र को अंतर संबंध को समझाइए। तो ये अलग क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में दो चीज है, छत्तीसगढ़ में एक काली मिट्टी का वितरण बताइए और फसल चक्र के अंतर संबंध को समझाइए। छत्तीसगढ़ में दोनों चीज पूछा जा रहा है। अब कई बच्चे क्या समझ रहे हैं, कई बच्चे काली मिट्टी के फसल को लिख के आ गए हैं, ठीक है। तो हालांकि देखिए वो चेकर के ऊपर होता है, वो क्या करेगा, पर इसका सही जवाब क्या होगा, ये अलग है बेटा और ये अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग लिखना है। एवरीबॉडी आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आइए इसका मैं आपके लिए सिनॉप्सिस बना रहा हूं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, सिंपल सी बात है, काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो वितरण पूछा है तो सबसे पहले काली मिट्टी का वितरण हेडिंग डालिएगा, ठीक है। काली मिट्टी का वितरण, वितरण में हमेशा नक्शा बनाना सही होता है, इसलिए छोटा नक्शा बनाएंगे क्योंकि दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। बिल्कुल मैं छोटा क्वेश्चन बना नक्शा बना रहा हूं, लीजिए छोटा हो गया। हम जानते हैं काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो एक तो काली मिट्टी का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक काली मिट्टी का क्षेत्र हम देखते हैं, बिल्कुल ये मैकल वाला रीजन, ये हम देखते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद का क्षेत्र देखते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर इंद्रावती के नदी घाटी में थोड़ी काली मिट्टी है और हसदेव नदी के नदी घाटी में थोड़ी काली मिट्टी है, आप बता दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये काली मिट्टी क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, बिल्कुल डब्बा में डालेंगे इसको, एकदम कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। आप चाहे तो जगह का नाम लिख सकते हैं जैसा कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। ये है मैकल श्रेणी, मैकल रेंज, ये है हसदेव नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी, ठीक है। ये है कौन कौन सी जगह है, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी के थोड़े जगह, और ये है इंद्रावती नदी घाटी, इंद्रावती नदी घाटी, यहां पाई जाती है काली मिट्टी। इसी चीज को आप वितरण में को थ्योरी में आप बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी के वितरण को हम, ठीक है,
मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिम में, हसदेव नदी की नदी घाटियों में, इंद्रावती की नदी घाटियों में, और महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद में यह विस्तृत है या इसका फैलाव है। आप बता दीजिए, होएगा काली मिट्टी। अगर बताना है तो इस काली मिट्टी में आप फसल भी बता दीजिए और कह दीजिए यहाँ मुख्य रूप से गन्ना, कपास की खेती की जाती है, चल जाएगा। अब आते हैं दूसरे में, ये अलग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो कई लोगों ने काली मिट्टी के फसल को लिखा है, बट बेटा फसल चक्र अलग से पूछा है। क्वेश्चंस देखते हैं आगे। अगला, तो छत्तीसगढ़ में फसल चक्र का अंतर संबंध, आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर होगा। हेडिंग डालना है बाकायदा आपको, छत्तीसगढ़ में फसल चक्र का अंतर संबंध, अंतर संबंध, अंतर संबंध, अंतर संबंध, बिल्कुल ये हेडिंग होनी चाहिए हमारी। अब देखिए ध्यान से, अंतर संबंध, फसल चक्र के अंतर संबंध से क्या लेना देना है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, घूमना नहीं है, फसल चक्र ही पूछा है आपसे। ठीक है, ठीक, इसका आंसर लिखेंगे और कहेंगे एक ही क्षेत्र या एक ही मिट्टी या एक ही खेत में, ठीक है, एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फसलों का अलग अलग मौसम में उगाया जाना, मौसम में उत्पादन या उगाया जाना फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। सबसे पहला जवाब हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी हम फसल चक्र के अंतर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में फसल चक्र के अंतर संबंध को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर बताना होगा, सबसे पहला चीज, फसल चक्र के अंतर संबंध की बात हो रही है तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, या तो चार्ट दे देंगे और कहेंगे हाँ छत्तीसगढ़ में अलग अलग मौसमों में हम अलग अलग कृषि करते हैं। ठीक, जैसे कि हम बताएंगे यहाँ पर खरीफ फसल कौन कौन है, फिर रबी फसल कौन कौन है, आप इनको बताएंगे बिल्कुल चार्ट बना करके, और कब कब इनकी खेती होती है आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट बनाएंगे और बोलेंगे, ठीक है, फसल, आप बता दीजिएगा मौसम, अलग अलग मौसम में या अलग अलग वेदर में समय कौन सा है इसका, ठीक है, और कौन कौन सा फसल आप इसमें लेते हैं। क्लियर बात, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास और इसका हमको बिल्कुल 3 से 4 लाइन में डब्बा बना खत्म कर देना है। तो खरीफ का फसल कौन सा होता है, हम खरीफ का फसल लेते हैं मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में, और रबी का फसल लेते हैं तो अपन लिख सकते हैं इसमें जून से अक्टूबर का माह, ठीक है, और यहां पर लिख सकते हैं अपन अक्टूबर नवंबर से ये हो जाएगा जनवरी फरवरी तक। ओके एवरीवन, ठीक है, अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, या तो 4 महीना के अंतराल में लिखते हैं फसल चक्र को या 6 महीना के अंतराल में, दोनों प्रकार के बीज होते हैं, पहले पकने वाले और लेट में पकने वाले। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख फसल हो जाएगा, तो धान, ठीक है, धान हो जाएगा। अगर अपन तिलहन में जाएंगे, अब सब चीज को लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, गन्ना हो जाएगा, ठीक, ज्वार हो जाएगा, तिल हो जाएगा, उड़द हो जाएगा, ये सब आ जाएगा इसमें। फिर रबी फसल आप जानते हैं, गेहूं हो जाएगा, ठीक है, चना हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये सारी चीजों को लिख दीजिएगा, तिवरा लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, छत्तीसगढ़िया वाली फीलिंग आएगी, ये सारी चीजें। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे, इसके बाद देखिए फसल चक्र का अंतर संबंध पूछा है और मिट्टी भी पूछा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें जो है एक लाइन में फसल चक्र का महत्व भी बताना चाहिए। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे, ठीक है, इसका महत्व ही बता देंगे, लास्ट में हम इसका महत्व भी बता देंगे और कहेंगे भैया सबसे पहली बात तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिट्टी की सेहत में
सुधार होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा चीज, ठीक है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलिटी उसकी बनी रहती है। ठीक है, तो इसमें मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है, उपजाऊपन बना रहता है। दूसरा, खरपतवार एंड कीट से इसमें हमको छुटकारा मिलता है। मतलब खरपतवार और कीटनाशक में भी फसल चक्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और छत्तीसगढ़ में हम फसल चक्रण को देखते हैं। ठीक, फसल चक्र तभी कहलाएगा जब हमने धान लगाया और अगली बार हमने उसी मिट्टी में चना लगाया या कोई अन्य फसल लिया। ठीक, धान क्या करता है, मिट्टी से जिन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसे जब हम चना लगाते हैं तो चना उन पोषक तत्वों को मिट्टी में फिर से स्थिरीकरण करता है उसको। क्लियर है बात? जैसे नाइट्रोजन फिर से मिट्टी में वापस आ जाता है। धान के लिए नाइट्रोजन यूरिया खाद हम डालते हैं। ठीक है, तो ये चना जो है उसको मिट्टी में वापस ले आता है, फिर धान उसको अगले साल लेता है, फिर हम चना लगाते हैं। तो ये चक्र चलते रहता है, यही फसल चक्र है। अब इसमें कई फसल आते हैं, तो याद रखिएगा, जब एक बार धान लगाएं फिर दूसरी बार धान लगा दिए, वो फसल चक्र नहीं है। अलग अलग फसलों का लिया जाना ये फसल चक्र है। इस बात को ध्यान रखेंगे अपन। अगर ठीक है, तो आप बताने के इसको दो तरीका है। या तो इसको आप बता दीजिए जैसा मैंने बताया, खरीफ फसल बता दी हमने, फिर रबी फसल हमने बता दिया, ये भी चलेगा, ये भी फसल चक्र है। ठीक है, ये भी फसल चक्र है, आप बता दीजिएगा। या फिर अपन बता सकते हैं, भाई सिंपल से बताइए, भाई छत्तीसगढ़ में अलग अलग कृषि फसलों या अलग अलग फसलों को उत्पादन होता है अलग अलग समय पर, जिसमें हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। और इसमें धान लेते हैं, चना लेते हैं, भाई हो सकता है कोई गेहूं भी लेता हो उसी जगह पर। ठीक है, कोई तिवरा भी लेता होगा, कोई जौ भी लेता होगा, कोई अलसी भी लेता होगा। ठीक है, कोई तिल भी लेता होगा। तो ये ठीक है, अपने हिसाब से आप बता सकते हैं। ये फसल चक्र को मैंने दो आधार पर बताया, कैसे बताएंगे। हाँ, एक चीज जरूर बताएंगे, फसल चक्र में छत्तीसगढ़ की बात आएगी। छत्तीसगढ़ में जो फसल चक्र है, छत्तीसगढ़ में फसल चक्र को ठीक सीमित रूप में अपनाया जाता है, कम अपनाया जाता है, कम अपनाते हैं। ठीक, तो यह आवश्यक है कि हमें भी अब फसल चक्रीकरण को बहुतायत मात्रा में अपनाने की आवश्यकता है। फसल जाए, और फसल चक्र का अंतर संबंध यही है छत्तीसगढ़ में कि भाई हम भी फसल चक्र को अपनाते हैं, उतना नहीं अपनाते जितना अपनाया जाना चाहिए, पर इसको हम क्या करेंगे और इसको बढ़ाएंगे फसल चक्र को। और फसल चक्र में जो लाभ मैंने बताया था आपको कि भाई मिट्टी की गुणवत्ता से लेकर के पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी का उपजाऊ बना रहना, खरपतवार कीटनाशकों के दबाव को कम करना, ये सभी फसल चक्र के लाभ हैं। तो ये सबको मिलाकर लिखना है, यही अंतर संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। भाई जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र का मतलब है, तो हम बोलेंगे यहां पर आंसर में, ठीक, छत्तीसगढ़ में नदियां या नदियों की अधिकता है, इस कारण से छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं हैं, या छत्तीसगढ़ में ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आप चाहे तो चिन्हांकित कर सकते हैं। ठीक है, जल विद्युत उत्पादन में कोरबा को चिन्हांकित कर लीजिएगा, धमतरी को चिन्हांकित कर लीजिएगा, गरियाबंद को चिन्हांकित कर लीजिएगा, बोध घाट परियोजना में संभावित है, इसको चिन्हांकित कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र, जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र बोला है, जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र। चाहे तो इसका नाम भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोरबा हंसदो माता, यहाँ पर तो फिलहाल कोरबा लिखना पड़ेगा आपको। कोरबा, धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, ये सारी चीजें लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाहे तो डब्बा बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है उत्पादक क्षेत्र के लिए। ठीक है, पहली बात तो मैं हमेशा
अपने क्लासरूम प्रोग्राम में भी समझाता हूं, मैं टेस्ट सीरीज के दौरान जब आपसे आंसर राइटिंग क्लास में मिलता हूं तब भी वहां समझाता हूं, पर्सनल मेरे से मिलने आते हो तब भी मैं समझाता हूं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते ही दिमाग में एक फॉर्मेशन बन जाना चाहिए कि इसका आंसर कैसे लिखना है, एवरीबॉडी। ठीक है, और एक दिन में नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। चाहे आप आंसर राइटिंग क्लास लिखें मेरे साथ टेस्ट सीरीज के से जुड़कर, या मेरे साथ मेंस क्लासरूम में बैठकर पढ़ें, सीखना जरूरी है। ठीक है, चले, नदियों की अधिकता है इसलिए जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको चुपचाप यहाँ पर चार्ट बनाना है, ये बताना है, ठीक, ये बताना है जल विद्युत क्षेत्र स्थान या जिला। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे, नदी जरूर बताएंगे, और उसके बारे में हम उसकी क्षमता लिख देंगे या उसकी विशेषता भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जैसे अगर मैं बताऊं मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना, मिनी माता जल विद्युत परियोजना, ठीक है, स्थान हम बता देंगे इसका कोरबा, नदी बता देंगे हसदेव, ठीक है, क्षमता बता देंगे 120 मेगावाट, चल जाएगा। मिनी माता के बाद आ जाते हैं अपन गंगरेल, आ जाते हैं। गंगरेल कौन सा जिला में है? धमतरी, धमतरी में है, ये है महानदी पर है, महानदी पर 10 मेगावाट बता देंगे अपन। ठीक है, उसके बाद सीकासार, सीकासार, सीकासार परियोजना, गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद कौन सा नदी पर है? यह है पैरी नदी पर, पैरी नदी पर है। कितना मेगावाट है? तो 7 मेगावाट। और बता देंगे कोरबा पश्चिम, ठीक, कहाँ है? तो कोरबा में है, कोरबा 7 मेगावाट है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे एवरीबॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या लिखा देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क का संक्षिप्त विवरण दे। सबसे पहले तो आप बता देंगे औद्योगिक पार्क, ठीक है, ठीक, अब बताएंगे, हम बताएंगे एक स्थान में एक जैसे उद्योगों का संकेंद्रण, जैसे उद्योगों का संकेंद्रण, एक जैसे उद्योगों का संकेंद्रण हो तो वह पार्क कहलाता है। पार्क औद्योगिक पार्क कहलाता है, औद्योगिक पार्क कहलाता है। सिंपल सी बात है भाई, एक स्थान पर एक जैसे उद्योगों का विकास को हम औद्योगिक पार्क कहते हैं। वहां पर एक स्थान पर ऐसे एक ही जैसे उद्योग होंगे। अगर फूड पार्क है तो फूड पार्क होगा, मेटल पार्क है तो मेटल से ही संबंधित होगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से संबंधित होगा, मतलब जनरली इसको बोलते हैं पार्कों की स्थापना की जाती है। क्लियर बात? ठीक है, पार्कों की स्थापना होगा। और छत्तीसगढ़ में अनेक औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है जिसका विवरण निम्न है। आगे आप इसको बता देंगे, और विवरण में सिंपल सी बात है, या तो आप अलग अलग दीजिए या चुपचाप चार्ट बनाइए। जैसे अलग अलग आप बोलेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, जैसे फूड पार्क है, यहाँ फूड पार्क दे दीजिए विवरण, कहाँ कहाँ फूड पार्क है, ठीक। मेटल पार्क दे दीजिए, मेटल पार्क का विवरण, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन, ठीक है, आईटी पार्क, आईटी पार्क, जेम्स ज्वेलरी पार्क, हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, ठीक, जेम्स ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी पार्क। ऐसे तमाम बहुत सारे पार्क हैं, आपके पास जितना जगह है उतना ही लिखें, ठीक है। मेरा सलाह यही रहेगा आपके लिए, ठीक। अगर चाहते हैं या तो थ्योरी में लिखें, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर चार्ट बना दें और यहाँ पर आप बता दें कि भैया, एक तो पहली बात आप बताइए कि पार्क कहाँ कहाँ स्थित है। ये पार्क के लिए कॉलम हो गया, विभिन्न पार्क, तो इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पार्क, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र को लिख के नहीं आना है, पार्कों के बारे में लिख के आना है। और यहां पर आप लिख दीजिएगा स्थान, जिला, क्षेत्र, ठीक।
तो ये आप लिख सकते हैं। और अंत में अगर और जगह बच जाता है तो बता दीजिएगा इन पार्कों से क्या उत्पन्न होता है जी? ये पार्क से क्या होता है? रोजगार बढ़ता है। रोजगार क्या होता है? मिलता है, बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, शहरीकरण बढ़ता है, ठीक है, और औद्योगिकरण बढ़ता है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण क्या होता है? बढ़ता है। सिंपल सी बात है। जरूरत पड़े तो निष्कर्ष भी लिखने के लिए तैयार रहना है, जैसा कि मैंने आपको बोला। चलिए आगे आते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग खंड 3 में आ गए हैं। 8 अंक के क्वेश्चन, और इस बार 8 अंक के प्रश्नों में भी ऐसे प्रश्नों को समाहित किया गया है जो अच्छे हैं और मजेदार हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले चीज, पहला क्वेश्चन तो करंट, ये आपके सेंस पर डिपेंड है, आप करंट से कितना अवेयर हो। इसका आंसर आता है कि नहीं आता उसको भूल जाइए आप अभी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? ये पहला तो आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आप बताएंगे भारत सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए, आधुनिक सुविधा विकसित करने के लिए भारत में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी, क्योंकि 8 नंबर में है ना, लाइनों की संख्या ज्यादा है, तो आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी के बारे में बताओ ना भैया। ठीक है, तो 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए ये मिशन चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? ठीक है, जून 2015 को चालू किया गया था। ठीक है, 25 जून 2015 को क्या किया गया था? चालू किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को शामिल किया गया है, और शहर का नाम क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्मार्ट सिटी यहां पर रायपुर है, दूसरा है न्यू रायपुर है, न्यू रायपुर है, ठीक, और तीसरा है बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक। और हमेशा मैं बोलता हूं कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो बिना पढ़े बिना रटे लिख के आना है, और यही आपको अधिकारी बनाता है। सब बनाते हैं वो तो फिर बराबर हो गए, इक्वल हो गए। आपके पास कुछ मौके होंगे, ठीक है, जिस पर आपको ज्यादा नंबर स्कोर करना है, और जो दूसरे से नहीं बन रहा है वो आपसे बनने चाहिए। आपके समझ, सोच और आपके, ठीक है, कितना आप एक्टिव हैं, कितने आप अपने लक्ष्य के लिए डटे हैं, इस पर निर्भर करता है। क्लियर बात? इसलिए रट्टू तोता नहीं बनना है, आंख कान खुले रखना है, अवेयर रहना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, सभी चीजों से मिलकर के मेंस बनता है। क्लियर बात? अब आते हैं, ये पहला हमारा इंट्रो हो गया और हमने बता दिया किन शहरों को सम्मिलित किया गया है, इसका जवाब हो गया। अब बात करते हैं किन शहरों को सम्मिलित किया गया है, इसके बाद आते हैं इनके विकास के लिए क्या बोला गया है। इन शहरों के विकास के लिए किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप बिलासपुर में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप करंट अफेयर्स से अवेयर होकर के लिख सकते हैं। 2-3 चीजें, एक तो बिलासपुर में अगर रह रहे हैं तो आप देख रहे हैं लगातार हड़प्पा विकास प्राधिकरण से विकास हो रहा है, शहर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सीवरेज बन रहे हैं। ये क्या है? स्मार्ट सिटी के लिए ही तो है। तो ये तो लिख के आ सकते थे ना। तो आपको वहां पर अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। क्लियर बात? मतलब ये, ठीक है, आंसर राइटिंग क्लास नहीं है या फिर मेंस टेस्ट सीरीज का क्लास नहीं है कि हर जगह चंद्रा सर आपको मदद करने आएंगे। क्लियर है बात? तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं बेटा कि आप जरूरत पड़ने पर आपकी जो आपको पता है, जो नॉलेज आपको है, उसको आप आंसर में कन्वर्ट करके आ सको। इसलिए अभी से बोल रहा हूं, जो आगे तैयारी करने वाले हैं उनको भी बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, समझिए, इस वीडियो को देखिए अच्छे से। ठीक है, आंसर राइटिंग का पैटर्न भी बता रहा हूं, और आगे आपको ये भी बता रहा हूं कि आपके आसपास से जो चीजें हो रही हैं, दिख रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, वहीं से क्वेश्चन आएगा सीधा। तो ये आए तो है, इसके विकास के लिए क्या किया गया है, आइए मैं बता रहा हूं क्या किया गया है। ठीक, चले देखते हैं रायपुर के विकास के लिए क्या किया गया है। नंबर 1, रायपुर के विकास के लिए हम देख रहे हैं रायपुर के विकास के लिए क्या किया गया है। ठीक, रायपुर के विकास के लिए, रायपुर के विकास के लिए, तो रायपुर के विकास के लिए सबसे पहले रायपुर नगर निगम द्वारा ABD लागू किया गया है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट लागू किया गया है। ABD लागू मतलब क्षेत्र आधारित विकास, एक क्षेत्र पर विकास में फोकस करना है, फिर अगले क्षेत्र में जाना है, या बोल सकते हैं
ठीक है, रायपुर में तेली बांधा तालाब का, ठीक है, सौंदर्यीकरण किया गया है। तेली बांधा तालाब का विकास किया गया है, रायपुर में काम किया गया है। ठीक है, नालंदा परिसर बनाया गया है, नालंदा परिसर बनाया गया है। बिल्कुल, ये तो लिख सकते हैं ना आप, ठीक है, और ये है, बिल्कुल ये आंसर में है। रायपुर के वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं इसको। रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्लियर बात? तो बहुत सारा चीज लिख के नहीं आना था, जो आपको पहले से पता था उसी डाल के आना था। ठीक है, रायपुर में बनाया गया है जल एटीएम, ठीक है, साइकिल ट्रैक बनाया गया है यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इतना बता रहा हूं, हालांकि इतना भी पर्याप्त है आप, क्योंकि मुझे तीनों के लिए लिखना है। अब आ जाते हैं यहाँ पर न्यू रायपुर के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो न्यू रायपुर में बहुत सारी चीजें हुई। एनआरडी मतलब न्यू रायपुर विकास प्राधिकरण, या उसका नाम बदल के अब अटल बिहारी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, उसके तहत विकास किया जा रहा है। तो एक तो एनआरडीए को जरूर लिखना है अपन, के तहत विकास किया जा रहा है। एनआरडीए के तहत क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। नया रायपुर को ग्रीन फील्ड शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड शहर के रूप में क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड शहर, याद रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में भी आए, ग्रीन फील्ड शहर के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? तो नया रायपुर को। यहाँ एकीकृत केंद्र है, एकीकृत केंद्र है, ठीक है, एकीकृत केंद्र है। यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। पिछले साल बहुत चर्चा में रहा, भूपेश बघेल सरकार जो है गोल्फ कोर्स बनाने की बात कर रही थी ना, ये भी आ जाएगा, गोल्फ कोर्स बनाने की बात की जा रही है नया रायपुर। यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए भैया, जैसे हम देखते हैं ना, वो तार लटके रहते हैं, बिलासपुर में देख लीजिए जाल बिछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर बात? तो ऐसे कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा जी? तो यहाँ भी धीरे से होगा, पर नया रायपुर में भूमिगत बिजली आपूर्ति अभी से चालू हो चुका है, लाइन केबल भूमिगत हो गए हैं। तो अपन यहाँ पर बता सकते हैं भूमिगत, ठीक है, बिजली एंड नेटवर्क आपूर्ति सिस्टम, बस इतना पर्याप्त है। अब आ जाता हूं, ज्यादातर विद्यार्थी जो मुझे अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दिया है, बिलासपुर में रहे हैं या बिलासपुर में पहले रह चुके हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, आप आसपास बिल्कुल देख रहे हैं। अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतना को भी लिख के आ जाते तो चल जाता। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं, आप देख लीजिए, बस स्टैंड साफ हो गया, रोड को साफ कर रहे हैं, अर्पण नदी किनारे को साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो अवैध निर्माण, ये अपन बता सकते हैं अवैध, ठीक है, निर्माण, अवैध निर्माण को क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। महत्वपूर्ण, अरपा विकास प्राधिकरण के तहत, ठीक है, अरपा नदी का विकास किया जा रहा है, अरपा साडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, अरपा नदी विकास अभिकरण के द्वारा विकसित किया जा रहा है बिलासपुर में। ठीक है, सीवरेज निर्माण, ये तो आप देख ही रहे हैं, बिलासपुर में खुदाई कई साल से चल रहा है, वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। ठीक है, तो सीवरेज निर्माण आप बता सकते हैं, एक चीज हो गया। ठीक है, ई रिक्शा, बिलासपुर में ई रिक्शा आप बता सकते हैं का प्रचलन चालू किया गया है। और बता सकते हैं खूटा घाट से सीधा नल जल प्रदान किया जा रहा है बिलासपुर में। छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना चालू की जा चुकी है बिलासपुर में। ये सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? इस प्रकार से ये आपके स्मार्ट सिटी का आपका बन जाएगा। स्मार्ट सिटी शहरों का विकास, स्मार्ट सिटी शहरों का विकास एक्चुअल में, ठीक है, उन्नत भविष्य की यात्रा है, उन्नत भविष्य की एक यात्रा है। और छत्तीसगढ़ के 3 शहर उस पर चल पड़े हैं। यहाँ उच्च जीवन गुणवत्ता होगी, यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी, शिक्षा की बेहतर सुविधा होगी। ठीक है, मतलब मानव के जीने के लिए जो संसाधन है वो आसानी से उपलब्ध होंगे और बेहतर ढंग से उपलब्ध होंगे। ठीक है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है यहाँ हायर रहेगी, सिंपल सी बात है। और बहुत सारी चीजों पर चर्चा कर सकते हैं, पर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्लियर बात? तो ये आया हुआ एक प्रश्न, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं मैं।
15 नंबर के क्वेश्चंस पर बात कर रहा हूं, ठीक है, देखिए ध्यान से। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय विकास अभिकरण, दैट मीन्स बात हो रहा है क्रेडा की। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात हो रही है कि वर्ष 2023-24 के प्रमुख कार्यों का विवरण दीजिए। अब कई लोगों का शिकायत है मेरे पास कि सर ये क्या क्वेश्चंस पूछा है, 23-24 से कार्य कैसे बनेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से डायरेक्ट उठा के पूछा है, ये एज इट इज लिखा हुआ है कि 23-24 के कार्यों का विवरण दीजिए, ठीक। तो चूंकि ये 8 नंबर में है, अब केवल कार्यों का विवरण नहीं दे सकते अपन, तो थोड़ा क्रेडा के बारे में बताएंगे, ठीक है, और कहेंगे, ठीक है, थोड़ा इंट्रो देंगे इसके बारे में और कहेंगे। तो हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास, उसके दोहन, उसके बेहतर प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन किया गया है। क्लियर बात, इतना आप बताएंगे, ठीक। तो इतना बताने के बाद किया गया है, फिर आप बता देंगे गठन, बता देंगे कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है मई 2001 में। फिर बताएंगे, अगला हेडिंग डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे 2023-24 के कार्य, 2023-24 के कार्य। अब सुनिएगा ध्यान से, क्रेडा ने 2023-24 में ऐसा बहुत सारा कुछ काम किया है क्या? नहीं। क्रेडा जिसके लिए बना है और जो पहले से करते आ रहा है वही काम 2023-24 में भी किया है, अलग से डाटा देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? तो क्रेडा के 2023-24 के कार्य में उन्हीं योजनाओं को लिखना है जो क्रेडा द्वारा पहले से संचालित है। क्लियर बात? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है सौर सुजला योजना, सोलर पार्क की स्थापना एक क्रेडा के द्वारा है, तो ये पहले भी करती थी और अब भी कर रही है, 23-24 में भी करी है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी नया चीज नहीं लिखना है। आर्थिक सर्वेक्षण से एज इट इज पूछा गया, ठीक है, सवाल है, तो 23-24 के कार्य को अपन लिख सकते हैं। क्या क्या कार्य किया? तो भैया पहला कार्य ये है, और सौर सुजला योजना, सौर सुजला योजना, सौर सुजला योजना। भैया पहले भी सौर सुजला योजना के तहत 3 HP और 5 HP का पंप जो है, ठीक है, 5 HP का पंप जो है अनुदान में देती थी, अब भी दे रही है, 23-24 में भी दी। डाटा देने की जरूरत नहीं, केवल बताना है आपको, सौर सुजला योजना, ठीक है। और बता सकते हैं सोलर पार्क योजना, सोलर पार्क की स्थापना, स्थापना बता सकते हैं अपन, ठीक है। ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना, ये सब बता देंगे अपन, ऊर्जा शिक्षा उद्यान की स्थापना, ठीक। ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण एंड दक्षता कार्यक्रम, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल दे रहा हूं आपको, ठीक है। बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, ठीक है। और इंदिरा गांव गंगा योजना, इंदिरा गांव गंगा योजना, इस सभी चीजों के बारे में आपको बताना है, ठीक। ये 2023-24 में क्रेडा का कार्य, और बताना अंतिम में छत्तीसगढ़ में क्रेडा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन में लगातार कार्य कर रही है, या उसके, ठीक है, बेहतर विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। एवरीबॉडी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, देखो हर तरफ बोलबाला था, हर तरफ रिकॉर्ड बन रहा था, छत्तीसगढ़ में धान खरीदे के नए रिकॉर्ड बन रहा था। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आने वाला था। मैंने प्रीलिम्स में भी इस पर फोकस किया था, आपको याद होगा तो, और मेंस में मैं तो बार बार इसको फोकस किया हूं और आपसे लिखवाया भी हूं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और मैंने कहा भी है धान खरीदी एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है, बड़ा मुद्दा हो सकता है, ठीक। और आया भी देखिए 8 नंबर में। क्लियर बात? धान खरीदी की प्रवृत्ति, सिंपल सी बात, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। धान खरीदी 10 से 13 तक धान और चावल वृद्धि की प्रवृत्ति, वही है धान की, ठीक है। बता दिए उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, तो सबसे पहले आंसर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में
यह सही बात है। छत्तीसगढ़ में दिन दूनी, ठीक है, हम बताएंगे छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ धान का रिकॉर्ड पैदावार होता है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से लगातार धान की खरीदी, ठीक है, लगातार धान का उत्पादन और रकबा लगातार बढ़ा है। छत्तीसगढ़ का 2010 से लेकर 23 तक की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में धान की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, प्रवृत्ति है वो क्या हुआ है, लगातार बढ़ा है। लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, ये आप बताएंगे, पहला आंसर हो गया। आप लगातार प्रवृत्ति क्या है, बढ़ा है। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, तो ये हो गया लगातार बढ़ा है। ठीक है, इसके 4 प्रमुख कारकों को समझाइए, कारक बाद में समझाएंगे, पहले इसको वर्णन करते हैं। लगातार बढ़ा है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो एक चीज, सबसे पहली बात तो आप बताएंगे, ठीक है, रिकॉर्ड धान खरीदी, रिकॉर्ड धान की खरीद हुआ है छत्तीसगढ़ में। चार्ट बना देंगे और बिल्कुल बता देंगे आप, ठीक है, लाख मेट्रिक टन में, लाख मेट्रिक टन में, ठीक है, लाख में 2-3 साल का आप डाटा दे दीजिए, 3 साल का, पूरा 10 से नहीं देना है डाटा, उतना जगह भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक, ये हम बता देंगे, लाख मेट्रिक टन में हम बता देंगे और कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ में उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हम बता देंगे। 21-22, 22-23, 23-24, ठीक है, 99.99 लाख मेट्रिक टन था, 99 लाख मेट्रिक टन, 7.53, 107.53 लाख मेट्रिक टन था। और इस बार 2023-24 में हमने रिकॉर्ड बना, सर्वाधिक धान खरीदी 144.92 लाख मेट्रिक टन। बिल्कुल आप इसको बनाएंगे और इसको बिल्कुल एकदम आप डब्बा में डाल के बता दीजिएगा, और चाहे तो आप बता दीजिएगा। तो ये तो खरीदी बढ़ा है, obvious सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो खरीदी obvious सी बात है, किसान धान बेचेगा। क्लियर बात? ठीक है, इसमें आप बता दीजिएगा रकबा भी लगातार बढ़ा है। ठीक है, रकबा भी लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक, अब आते हैं रकबा बढ़ने, उत्पादन बढ़ने, धान खरीदी बढ़ने के, ठीक है, प्रमुख 4 कारण। तो अब इतना बताने के बाद आप बताइएगा कि obvious सी बात है, इन विवरण से स्पष्ट है छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन, धान का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। तो 4 कारण पूछा है, इसके पीछे कारण को, तो सबसे पहली बात कारण को आप गिनाइएगा और उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक तो पहली बात, ठीक है, धान बोनस, धान बोनस पर मैं जाऊंगा। दूसरा, किसान कर्ज माफी योजना पर जाऊंगा, किसान कर्ज माफी योजना पर मैं जाऊंगा। ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी डाल सकते हैं और अभी आया है कृषक उन्नति योजना को भी डाल सकते हैं। ठीक, मैं जा रहा हूं कृषक उन्नति योजना के साथ, इसमें पूरा बता दीजिएगा। ठीक, कितना कुंटल और कितने रुपए में, अब सी बात है, किसान को मोटिवेट करता है, इसलिए ज्यादा फसल का उत्पादन होता है। ठीक है, चौथा कारण है जैविक कृषि योजना। ठीक है, जैविक कृषि आप बता सकते हैं। और बताना है अगर पांचवा कारण, तो सिंचाई व्यवस्था बता दीजिए, सिंचाई व्यवस्था का विकास है, व्यवस्था का विकास बता दीजिए। ठीक है, आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना बता दीजिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं छत्तीसगढ़ में कृषि या धान के अधिक उत्पादन के लिए, धान के अधिक उपार्जन के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये आंसर आप बना के आए होंगे और अच्छे से लिख करके आए होंगे। रीजन भी बता दिया, कारण भी पूछा हुआ है, आप चाहे तो अंतिम में निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में सभी कारण छत्तीसगढ़ में धान के अधिक पैदावार के लिए जिम्मेदार हैं और इनसे छत्तीसगढ़ में धान की वृद्धि या धान उत्पादन और उत्पादकता, खरीदी सभी में वृद्धि आया है, हुआ है, और इससे किसान खुशहाल और समृद्ध हो रहा है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं 17वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए, छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों पर प्रकाश डालें। भाई देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसका केवल इंट्रो बताऊंगा आपको, इंट्रो इंट्रो।
आप इंट्रो में कहेंगे छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ खाद्यान्न फसलों, व्यापारिक फसलों, दलहन तिलहन सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है जो उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। अतः छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों की संभावना अधिक है। अतः छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित कई उद्योगों की स्थापना की गई है। क्लियर बात? तो आप बता देंगे कई उद्योगों की स्थापना की गई है कृषि आधारित उद्योगों की। ठीक, विवरण दे देंगे। इंट्रो हो गया, फिर विवरण देंगे। विवरण देंगे, प्रकाश डालिए बोला है। तो उसके बाद जितने भी कृषि आधारित विवरण है, ठीक है, उद्योग हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हों, चाहे वो रेशम उद्योग हों, चाहे वो शक्कर उद्योग हो, शक्कर कारखाना कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, लाख उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग है। क्लियर बात? ये सभी उद्योगों के बारे में आप डिटेल देंगे। अब आपको जैसा डिटेल देना है, या पॉइंट में देना है तो पॉइंट में, ठीक है, या चार्ट बना के देना है तो चार्ट बना के। ठीक, अब प्रकाश डालिए बोला है तो प्रकाश डालिए, सब 15 नंबर का है। क्लियर बात? तो आपको फिर से बताना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों का महत्व, महत्व या क्या बताना पड़ेगा आपको, लाभ बताना पड़ेगा। तो बताएंगे। ठीक है, इसमें कृषक भी संपन्न होता है, रोजगार भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण भी होता है। ठीक है, और राज्य को राजस्व आय की प्राप्ति भी होता है, राज्य की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है कृषि आधारित उद्योगों के लिए। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों पर प्रकाश डालिए बोला है, इतना बता देंगे आप। ये 15 नंबर का प्रश्न है। आप चाहे तो इसमें चुनौतियां भी बता सकते हैं, लेकिन वो ठीक है आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इतना बताएंगे, विवरण ही आपका एक पूरे पेज में आ जाएगा, फिर महत्व और लाभ बताएंगे, तब काम चल जाएगा। कृषि आधारित उद्योग, फिर बोलेंगे हम छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना तो की गई है, पर और भी ऐसे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों में जिसमें संभावनाएं तो हैं, पर उसको अभी मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जैसे जसपुर में आप बता सकते हैं टमाटर की अधिकता है, तो वहां टमाटर से संबंधित कुछ ऐसे उद्योग की स्थापना की जा सकती है। क्लियर बात? हम बता सकते हैं बस्तर में, ठीक है, अगर ये होती है काजू की खेती होती है तो वहां काजू प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक, मतलब आप विभिन्न प्रकार की चीजों पर अपना सुझाव भी दे सकते हो, ये काम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं, एक अंतिम चीज आ रहा हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड पठार की भौगोलिक संरचना। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूं आइडेंटिफाई करिए उस क्वेश्चन में कितने टॉपिक हैं। एक हेडिंग उच्चावच व खनिज, मतलब 3 आंसर आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इंट्रो। इंट्रो में कहेंगे छत्तीसगढ़ पूर्वी बघेलखंड पठार छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख भौगोलिक प्रदेश है। ठीक, और इसकी विशेषताओं को या इसके विवरण को हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। क्लियर बात? तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सीधा सीधा आ जाइए। 3 भाग में आंसर को बांटना है। भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना। एक चीज बताएंगे, साइड में नक्शा बनेगा आपका छत्तीसगढ़ का, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बगल में ये हम बना दिए, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार बना दिए। ठीक है, भूगर्भिक संरचना आपको बताना है केवल और केवल गोंडवाना चट्टान से बना है। ठीक, और यहाँ उच्चावच की अधिकता है। भूगर्भिक संरचना ये बता देंगे, लेकिन गोंडवाना चट्टान बताएंगे, और यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है बताएंगे, कोयला खनिज की अधिकता है बताएंगे। एक हो गया। दूसरा आ रहा हूं उच्चावच। देखिए उच्चावच का आशा है, उच्चावच का आशा है यहाँ स्थित पहाड़ और पठारों से है। सिंपल सी बात है, तो नाम में ही पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो यहाँ पर लिख देंगे अलग अलग। उच्चावच है तो बताएंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, उच्चावच से भरपूर है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पठार पर्वतों की अधिकता है, जिसका विवरण निम्न है। देवगढ़ पहाड़ी से लेकर के आप सीता लेखनी से लेकर तमोरा पहाड़ी तक सबका विवरण देंगे, फिर आप पठार का विवरण देंगे अपने आप में। ठीक, एक पठार है पूर्वी बघेलखंड का पठार के बारे में बताएंगे उच्चावच में। अब आते हैं खनिज, खनिज में आते हैं। ठीक है, तो खनिज में आपको लिखना है बिल्कुल अंडरलाइन, 3 हेडिंग दिखना चाहिए सबसे पहले तो जांचने वाले को, ये नियम है, रूल है अलग अलग। अब आप उसमें कितना कितना डाटा डालते हैं वो आपके ऊपर है। तो एक बढ़िया सा इंट्रो बनाएंगे और बढ़िया सा निष्कर्ष बनाएंगे तो दिख रहा है। अब बीच में 3 हेडिंग खनिज में बता दीजिएगा, चूंकि यह क्षेत्र गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, इसलिए यहाँ कोयला खनिज की क्या है, अधिकता है, कोयला खनिज की
अधिकता है। कोयला खनिज, अब इसमें बता दीजिएगा, कोयला खनिज की अधिकता है तो इस क्षेत्र का महत्व भी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत संयंत्रों की अधिकता है, कोयला से उत्खनन होता है, रोजगार प्राप्त होता है, उद्योगों की स्थापना होती है। आप इतना बता सकते हैं, ठीक। यहाँ कहीं कहीं पर बेरिल खनिज भी पाया जाता है, ठीक है। उच्चावच में बता सकते हैं, पर्यटन से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटन से उसको जोड़ सकते हैं उच्चावच को। क्लियर बात? पहाड़ों, पर्वत, चोटियों को इस प्रकार से पूर्वी बघेलखंड पठार के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड पठार एक विशेष भौगोलिक प्रदेश है। यहाँ पर्यटन भी है, खनिज भी है, नदियां भी है, उच्चावच भी है। इस प्रकार पूर्वी बघेलखंड पठार को ये विशेषताएं पूर्वी बघेलखंड पठार को अन्य भौगोलिक प्रदेशों से अलग बनाती है। दैट्स इट, हमारा एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। याद रखिए दोस्तों, मैंने जो भी आंसर्स मैंने कराया है, ठीक है, ये किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं है, बस एक पैटर्न बता रहा हूं मैं। क्लियर है बात? बाकी आयोग और जांचने वाले तय करेंगे कि सही उत्तर क्या है। मैं किसी भी प्रकार से दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने जो आंसर्स बताए हैं वही सही है, बस मैं एक पैटर्न बस दे रहा था, समझा रहा था कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए और एक संभावित आंसर्स में क्या होने चाहिए। क्लियर बात? चलिए, महत्वपूर्ण यह है दोस्तों, हमारी तैयारी के क्रम में हम आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें। मेंस की तैयारी के लिए हमें एक लंबा समय चाहिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब तो इस साल का मेंस हो गया, उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आप सब सेलेक्ट होकर के, भगवान से प्रार्थना है, सब सेलेक्ट होकर के अधिकारी बनिए, सब सेलेक्ट होकर के आइए, ठीक। मैं यही प्रार्थना करता हूं निश्चित तौर पर, और आपके लिए मैं हमेशा प्रार्थना भी करता हूं। क्लियर है बात? क्योंकि मेरा लक्ष्य, चंद्रा एकेडमी का लक्ष्य केवल और केवल आपकी सफलता है। पर महत्वपूर्ण यह है दोस्तों, अब इस मेंस के हो जाने के बाद अब अगला लक्ष्य होना चाहिए 2024 का मेंस, अर्थात जून 2025 का टारगेट हमें अभी से बना के चलना पड़ेगा। ये मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, ठीक है। आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 दिन में तैयारी नहीं होगी। क्लियर है बात? इसलिए अभी से जुड़िए, अभी से भिड़िए, ये मैं कहना चाहूंगा। भूगोल के लिए अगर मैं बात करूं साथियों, छत्तीसगढ़ भूगोल के जितने भी प्रश्न आए, ठीक, आप उसके लिए एक अच्छी बुक फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ भूगोल चंद्रा एकेडमी का विशेष करके प्री और मेंस के दृष्टिकोण से बनाया गया है। भाग 1 केवल भूगोल के लिए, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये भूगोल के लिए अच्छी पुस्तक साबित होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। इसका पीडीएफ वीडियो लिंक के साथ मैं चंद्रा एकेडमी टेलीग्राम और जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें डाल रहा हूं, आपके लिए भेज रहा हूं। आप इसे एक मानक उत्तर मानकर के चलेंगे। क्लियर बात? और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए चंद्रा एकेडमी के साथ। चंद्रा एकेडमी अपने विद्यार्थियों के लिए, उनकी सफलता के लिए हर संभव अपना बेस्ट देते रहती है और देते रहेगी। तो मैं चंद्रा सर और टीम चंद्रा एकेडमी की तरफ से आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। साथियों, सबसे आगे रहने के लिए, रणनीति के लिए, चंद्रा सर और टीम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपकी तैयारी होते रहे हमेशा।